हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी और साथ में आपके किडनी गुर्दे फेफड़े भी प्रॉपर काम कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? मतलब देखो भाई, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? ख्याल रखने का और खुश रहने का, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने का। स्ट्रेस अगर आए भी तो उसके सामने ऐसे हंसने का, हा 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 हा, फिर देखो वो एकदम से भाग जाएगा। फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है ना? ये करके देखना, मैं आजकल ऐसा ही करती हूँ। जब भी मेरे पास स्ट्रेस आता है तो मैं उसके सामने हा 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 करके हंस देती हूँ, फिर वो भाग जाता है और मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। आजकल ये छोटे छोटे निंजा ट्रिक है जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूँ। ये सारे बहाने आपने नहीं बनाने हैं। उसे सीखना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके घुसा मारना है, उसको बोलना है तो मेरे से ही आएगा, ठीक है? चलिए यहाँ आते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। ये आपकी मैथ की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली का 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें अभी तक हमने एक पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। ये रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए बोलते बोलते है ना जबान लड़खड़ा जा रही है, तो फिर से बोलती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ आएंगे, पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चंस को नहीं, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपके सामने है। जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है उनको पहले मैं समझाऊंगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है ना? तो मैं पहले क्वाड्रेंट बनाती हूँ। तो ये मैंने क्वाड्रेंट बना दी, ठीक है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, और ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है? अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक यही चलता है, ठीक है? तो जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है आपका, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव, मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है? ऑल पॉजिटिव। जो आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, मैं इसमें डिग्री भी बना देती हूँ। जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है ये आपका 0 डिग्री से लेकर के 300 और अरे बाप रे क्या कर रही हूँ मैं, 90 डिग्री तक होता है, ठीक है? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। और सेकंड वाला 90 से लेकर के 180 डिग्री तक आपका होता है। और थर्ड वाला 180 से लेकर के 270 डिग्री तक होता है। और फोर्थ वाला 270 से लेकर के फिर यहाँ आ जाएंगे लौट के 360 डिग्री पर, ठीक है ना? ये आपका रहता है। तो फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव और सेकंड वाले में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव निकलेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। जैसे टेन कॉट सेक और कॉस इसमें नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना? मतलब अगर हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक की बात करेंगे तो सभी पॉजिटिव रहेंगे। 90 से लेकर के 180 डिग्री तक की बात करेंगे तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना? बाकी सब नेगेटिव का मतलब कि साइन कोसेक सेक और कॉस आपके नेगेटिव रहेंगे, टेन और कॉस इसमें पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम 180 से लेकर के 270 डिग्री तक की बात करेंगे तो आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? अब आते हैं हम लास्ट वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है? अगर हम 270 से 360 डिग्री के बीच की बात करेंगे तो इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है? अब देखो आप कैसे पता करेंगे कौन सा पॉजिटिव में निकालना है कौन सा नेगेटिव में निकालना है। तो जब भी हम 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का मल्टीपल किसी भी और नंबर के साथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टेन में बदल जाएगा। सेक आपका इसमें बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक आपका सेक में बदल जाएगा, ठीक है? और जब भी हम 90 डिग्री का किससे मल्टीपल करेंगे, इवन नंबर से मल्टीपल होगा तो हमारा नो चेंज। नो चेंज मतलब टेन टेन निकलेगा, कोट कॉट निकलेगा, साइन साइन निकलेगा और कोसेक कोसेक निकलेगा, ठीक है ना? नो चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो पहले वाले में ऑल पॉजिटिव और 0 से 90 डिग्री मतलब 90 इंटू 1, ठीक है? तो एक आपका और नंबर में काउंट होता है 1 3 5, तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएंगे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेती हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा करती हूँ
तब ठीक रहेगा। 90 डिग्री माइनस का थीटा अगर हम करते हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। 90 डिग्री माइनस का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा आ जाएगा, 90 डिग्री इंटू 1 90 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं यही ऐसे कर दूं, वो पॉजिटिव में लेना है मेरे को 180 डिग्री, अरे पहले मेरे को tan लिखती हूँ मैं, tan 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री प्लस का थीटा अगर हमने कर दिया, 180 डिग्री क्या है, इवन नंबर के साथ मल्टीपल हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री इंटू इवन नंबर तो नो चेंज, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका tan थीटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। नो चेंज मतलब कि नो चेंज, मैं बस आपको कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे जाती हूँ, थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देके समझा दिया है, बाकी की चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे। यहाँ आते हैं, हमारा क्वेश्चन है 2 साइन, यहाँ मैं लिखती हूँ 2 साइन ब्रैकेट में 3x माइनस का 3 ब्रैकेट बंद डिग्री बराबर tan 240 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और x का मान हमसे पूछा है, तो मैं ये जो 240 tan 240 डिग्री है इसको 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है ना। ये जो इसको मैं tan 240 डिग्री को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ भाई, tan 200 नहीं बाबा रे, 180, मेरे हाथ पता नहीं क्या ही करते हैं, 180 प्लस का 60 डिग्री ऐसे लिख सकती हूँ ना, 240 डिग्री को 180 प्लस का 60 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा tan थीटा 90 डिग्री का इवन नंबर के साथ मल्टीपल तो नो चेंज, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन 3x माइनस का 3 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है, रूट का 3 होता है, और ये जो आपका रूट का 3 अभी आया है इसके बराबर रूट का 3, तो यहां से केवल साइन 3x माइनस का 3 डिग्री बराबर रूट का 3, ये वाला 2 इधर ले आते हैं, ठीक है ना, रूट का 3/2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट का 3/2 होती है, तो मैं इसको साइन 60 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 60 डिग्री लिख सकती हूँ, तो मैं यहीं से बराबर करके इसको लिख देती हूँ साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब साइन से साइन आप काट दो, आपके पास क्या बचेगा 3x माइनस का 3 डिग्री, या फिर इसको हटा दो, ऐसे रहने दो, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो ये 3 इधर जाएगा तो 3x डिग्री बराबर 63 डिग्री आ जाएगा, और x बराबर 3 दूनी और 3 एक 21 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 डिग्री ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैंने एक एक स्टेप लिखा है, एक भी स्टेप मिस नहीं करा है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये टेबल पता होना चाहिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू आपको रटा होना चाहिए, साइन का, कॉज का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। उसे दोनों तरफ गाड़ी चलाकर 3 घंटे का लाभ होता है, समान गति से दोनों तरफ चलने में उसे कितना समय लगेगा। एक एक लाइन को समझना है, सॉल्व करने की जल्दी नहीं करनी है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर वो दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो 3 घंटे का लाभ होता है, मतलब 3 घंटे बचा लेता है। इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी से वो केवल उस दूरी को 30 मिनट में तय कर लेता है, क्योंकि एक तरफ गाड़ी से और एक तरफ पैदल जाता है तो 3 घंटे 30 मिनट का समय टोटल लगता है, और दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो 3 घंटे का लाभ होता है, 3 घंटे बचा लेता है, मतलब कि 30 मिनट में केवल वो आ भी जाता है, चला भी जाता है गाड़ी से। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि जब वो वॉक करके जाता है, पैदल का मतलब वॉक करना होगा, ठीक है, जब वो वॉक से जाता है प्लस गाड़ी से जाता है, गाड़ी को कार लिख सकते हैं क्या, कार लिख दूं, क्या है गाड़ी के लिए क्या लिखा है इन्होंने, कार ही लिखा है, ठीक है, तो कार, ठीक है ना, कार। अगर वो वॉक और कार से जाता है तो उसको कितना लगता है, 3 घंटा 30 मिनट उसको लगता है, ठीक है ना, ये हमसे कहा जा रहा है। और अगर वो दोनों तरफ कार से जाता है, मतलब 2 कार, तो वो 3 घंटे बचा लेता है, लाभ होता है, इसका मतलब कि उसको दोनों तरफ कार से कितना टाइम लगता है, 30 मिनट का लगता है। अगर उसे दोनों तरफ कार से 30 मिनट का लगता है तो मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीपल कर दूं और यहाँ भी अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 घंटे आ जाएगा ना,
इसको इधर में लिख देती हूँ, ये आपका 2 वॉक शॉर्ट में लिख देती हूँ, 2 कार बराबर कितना आ जाएगा 7 आर आपका आ जाएगा। तो 2 कार बराबर 30 मिनट है, तो 2 वॉक बराबर कितना आ जाएगा 7 आर माइनस का 30 मिनट, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 आर 30 मिनट। आपका 2 वॉक दोनों तरफ अगर वो पैदल चलेगा तो 6 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे यही तो कहा जा रहा है कि समान गति से दोनों तरफ चलने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गोला। ये मैंने गोला बना दिया, अच्छा तो नहीं बना है, थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे इसको, ये ठीक है ना। अब ये गोला है, सर्कल मत समझ लेना, जो आप बैट बॉल खेलते हो ना, बॉल होती है ना, उसे आप गोला समझ सकते हैं। तो ये है आपका गोला, और ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस, ये भी इसकी रेडियस, और मैं इसको और नीचे से मिला दूं तो ये भी इसकी रेडियस। तो अगर मैं बात करूं कि ये मान लो ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो ये जो आपका ए बी है, ए बी बराबर कितना आ जाएगा आर, और आर मतलब कि 2r, और ये क्या होगा आपका व्यास होगा, मतलब कि आपका डायमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा ये आपका होगा डायमीटर, डी ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका व्यास होगा, व्यास बराबर आपका 2r होता है, ये आप यहां से याद रखेंगे। साथ में आप इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, और इसका CSA और TSA, CSA बराबर इसका TSA होता है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। CSA क्या है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे बॉल होती है ना, बॉल का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे हम बोलते हैं CSA। वही TSA भी हो जाता है, क्योंकि बॉल है, वही ऊपर वाला एरिया हमने निकाला वही पूरा हो जाता है। तो CSA बराबर TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अभी इधर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है मेरा 18 सेंटीमीटर व्यास वाला। 18 सेंटीमीटर अगर व्यास है, व्यास मतलब कि जो आपका डायमीटर है, ठीक है, जो आपका डायमीटर है वो क्या होता है, वो 2r होता है, और 2r बराबर क्या दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और मेरे से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, मतलब CSA मान लो या TSA मान लो, दोनों एक ही चीज होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ CSA बराबर TSA बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 4 इंटू का 22/7 इंटू का कितना आ जाएगा r का क्यूब। ठीक है ना, r का स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 9 इंटू 9 ये आपका आ जाएगा। यहाँ से कुछ भी कट नहीं रहा है, पाई की वैल्यू पा ही रहने देते हैं, एक ऑप्शन है हमारा। तो 981 इंटू का 4 करेंगे तो ये आपका 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई लोग चेक करना। ठीक है, अभी मैं देखो बेटा बेटा कहना थोड़ा सा कम कर रही हूँ, क्योंकि किसी का मेरे को व्हाट्सअप आया है, 2 बार व्हाट्सअप आया मेरे को, और वो मेरे को माँ कह के बोल रहे हैं वो मतलब ऐसे मत बोलो भाई। अभी देखो मैं, ठीक है मैं एक माँ हूँ, मेरा एक बेबी है, लेकिन इतने बड़े बच्चे थोड़े हो जाएंगे मेरे, ऐसे मत बोला करो। बेटा बेटा मेरे एक फ्लो में चलता रहता है, वो ठीक है। अभी मैं बेटा कहना बंद कर दूंगी, ठीक है, आप सबसे भाई भाई बोला करूंगी अब मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं भाई इसलिए नहीं बोलती हूँ ज्यादा, क्योंकि भाइयों से मेरा रहा नहीं ज्यादा ऐसा कुछ भी। जब मैं भाई बोलती हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत बुरी वाली फीलिंग्स आती है, इसलिए। इधर आते हैं, ये समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए है, तो मूलधन रुपए में कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जब भी हम साधारण ब्याज की बात करते हैं और जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, CI और SI की, ठीक है, तो 2 वर्ष की बात हो रही है, मतलब पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष का CI और SI दोनों ही बराबर बराबर होते हैं, और SI जो है हर वर्ष बराबर बराबर मिलता है। तो अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो यहाँ भी 30 रुपए मिला होगा और यहाँ भी 30 रुपए ही मिला होगा। ठीक है ना। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर मिलता है, तो यहाँ भी 30 रुपए ही मिला होगा। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए है, तो यहाँ पर ये 30 रुपए प्लस का 6 रुपए मिला होगा।
यही मिला होगा। तो दूसरे वर्ष में क्या होता है, पहले वर्ष का ब्याज तो मिलता ही है, साथ में पहले वर्ष जो ब्याज मिला हुआ है उस पे भी ब्याज मिलता है। मतलब कि ये जो 30 रुपए है इसका भी ये R% होगा। कितना होगा, ये R% होगा। तो 30 का 6 कितना परसेंट है बेटा, आप कहेंगे कि ये आपका 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, तो R कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपका 20%। मैं भी आदत से मजबूर हूं ना, बेटा ही निकलता है मेरे मुंह से। चेंज हो जाओ बाबा, इधर आते हैं। ठीक है, तो आर बराबर आपका 20% आ जाएगा। हमसे कहा जा रहा है मूलधन कितना है, मूलधन कितना है। तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज पे चले जाते हैं 1 साल पे। ठीक है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20% आ गया है, और 20% लिखना है रे बाबा। क्या है ये, 20%। और 1 साल में जो हमको ब्याज मिलता है वो कितना है, 30 रुपए है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इस 20 से इसको काटोगे 5 बार जाएगा, 5 इधर जाएगा, 5 दिया 15, और 150 रुपए ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। समझ ला बच्चों, चलो आगे बढ़े। अब देखो बच्चा जी भी तो नहीं बोल सकते, आप बहुत बड़े हैं, मैं क्या करूं, क्या ही बोलूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। बस आप पढ़ाई पे फोकस करो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस मत किया करो, ठीक है ना। जो मैं समझा रही हूँ उस पर तो फोकस करना है पता चलेगा जो मैं समझा रही हूँ उस पर भी फोकस नहीं कर रही हूँ। इधर आते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में कुछ और दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, क्या होती है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। मतलब कि टोटल डिस्टेंस, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना, इधर ही लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल उधर लिख दे, यही लिख देते हैं, चलो कुल दूरी बट्टे कुल समय। सारी चीजें हम आपको लिख के बता के दे रहे हैं, ऐसे समझ लेना इसको, ठीक है ना। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमसे कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे तक उसने यात्रा की है। तो जो आपकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू का स्पीड आपका होता है, ठीक है ना, ये आपका रहता है। तो इधर आ जाते हैं, इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना। तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 इंटू का 7, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक यात्रा की है इन्होंने, तो ये आपका 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28, और आपका 4, 28 और 4 कितना होगा, 32, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 7 घंटे और ये 2 घंटे, 7 और 2 9 घंटे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27 और 5/9, 3 सही 5/9, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, 3 सही 5/9। ठीक है, ये से हम हटा देते हैं जो हमने इधर गोला गोला बना दिया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, नेहा और काजल 4:9 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 5,590 रुपए है, तो नेहा और काजल के लाभ के बीच का अंतर हमसे पूछा है। नेहा, ये पेन आ जाओ प्लीज, ये आपकी नेहा जी हैं और ये आपकी काजल जी हैं, ठीक है ना। नेहा जी और काजल जी जो है 4:9 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करती हैं। और जो हम निवेश करते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जिस रेशियो में हम निवेश करते हैं उसी रेशियो में हमको प्रॉफिट जो होता है साल के अंत में या जितने भी टाइम के लिए हमने पैसा लगाया है, तो जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो हम जिस रेशियो में निवेश करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें हो रहा है 5,590 रुपए का, और नेहा काजल ने पैसा लगाया है 4:9 में, और इनको इसी रेशियो में पैसा अब दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि 4 और 9 कितना आ जाएगा, 13, और इस 13 की वैल्यू मुझे 5,590 रुपए दे रखी है। तो अंतर हमसे पूछा है, डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा, 5 का आ जाएगा। तो मुझे इस 5 की वैल्यू चाहिए कि कितनी आएगी। यहां से देख लेते हैं ये इसका कितना गुना है, तो 13 चौका 52 और 13 तिया 39,
ये 430 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 430 गुना हो जाएगा। 4 पन्ना 20 और 5 दिया 15, ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा 2150। 2150 आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। प्रिया और आयुषी मिलकर एक व्यापार में 45,600 रुपए का निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1800 रुपए था, तो आयुषी का हिस्सा क्या होगा। तो ये है आपकी प्रिया जी, ठीक है ना, प्रिया जी, और ये है आपकी आयुषी जी। आयुषी, आयुषी सही लिख रही हूँ ना मैं, ये सही लिख रही हूँ, मैंने डबल ए बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ए भी बना सकते हैं। तो टोटल जो लाभ है वो है 7500 का, और इसमें से प्रिया का हिस्सा जो है वो है 1800 रुपए। अगर प्रिया का हिस्सा 1800 रुपए है तो आयुषी का हिस्सा कितना आ जाएगा, इसमें से 1500 माइनस करोगे तो 6000, 6000 में से 300 और माइनस कर दो तो ये आपका 5700 ये आ जाएगा। अब यहां से इनका लो रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है उसी रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट भी करा होगा, ठीक है ना, और इन्वेस्ट करा है उन्होंने 45,600 का, तो आयुषी का हिसाब निकाल देंगे। तो यहां से इनका मैं लूंगी रेशियो 0 से 0, और उसके बाद तिछक 18 और 3 एकम 3, 3 निम 27, इनको ऐड करो आप, कितना आ जाएगा 25। मैं ये कह सकती हूँ कि 25 की वैल्यू 45,600 है, तो आयुषी का हिस्सा कितना है 19, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे कहा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है यहां से हम कर लेते हैं, तो 25 एकन 25, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 220 बचेगा, 20 का मतलब 206, 25 अट्ठे 200, फिर आपका 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 1824, तो 9 चौक 36, 6 आएगा लास्ट में, और ये आपका आंसर हो जाएगा 34,656। 34,656 ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका कितना गुना होगा इधर, 1824 गुना होगा। ठीक है भैया जी, चलिए मैं आदत डालूंगी थोड़ा भाई भाई कहने की। सेल के दौरान राघव 50 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 78% छूट पर और 100 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन 8% छूट पर खरीदता है। सेल के कारण उसने कितने रुपए की बचत की है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बचत कितनी की होगी उसने जितना उसको डिस्काउंट मिला होगा उतनी ही बचत करेगा, ठीक है ना। तो हमने पहले 50 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 78% छूट प्राप्त की है, हमने नहीं, दुकान वाले ने, ठीक है ना। राघव अंकित मूल्य वाली नोटबुक को इतने परसेंट छूट पर और इतने परसेंट छूट पर खरीदता है राघव ने, तो और 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर उसने 8% की छूट प्राप्त की है। तो टोटल जो डिस्काउंट मिला है उसको कितना मिला है बेटा, यहाँ पर 50 का 78% कितना आ जाएगा, 50 से परसेंटेज 2 बार जाएगा, और ये आपका 2 तिया 2 निम 18 39 रुपए का इसको डिस्काउंट मिला है, और 100 का 8% तो 8 ही होगा, तो टोटल इसको कितना डिस्काउंट मिला है, ये आपका 2 इधर लगा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो आपका 46 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना, एक लगाना है रे बाबा, 47 आ जाएगा। अरे रे लिख जा रे, क्या कर रहा है भाई, इधर आ जाओ, 47, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 47। मेरा दिमाग भी कभी कभी काम नहीं करता है, और ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 रुपए का उसको क्या होगा, डिस्काउंट प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, हमसे यही कहा जा रहा है कि सेल के कारण उसने कितने रुपए की बचत की है, जितना उसको डिस्काउंट मिलेगा उतने रुपए की वो बचत करेगा। तो 39 रुपए का उसको 50 रुपए वाली वस्तु पर लाभ हुआ है, और 100 रुपए वाली वस्तु पर उसको 8 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल जो उसको बचत हुई है वो 47 रुपए की। ठीक है ना, चलिए लाभ का मतलब जो बचत हुई है उसका पैसा बच गया तो मैं उसको लाभ बोल देनी हूँ, कंफ्यूज मत होना। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 वर्ग मीटर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो आप ऐसे भी जा सकते हैं, 6 तो लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा, और आपका 106 और 126 दे रखा है, 106 हो नहीं सकता क्योंकि ये इसका जो आंसर आएगा वो 10,000 के आसपास आएगा, और उसका आंसर जा गया आपका 15,000 के आसपास। ऐसे भी आप जा सकते हैं। अभी देखो ऐसे करके देख लो, ये जो आपका 15,876 है, आप ऐसे ऐसे करके निकालने मत बैठ जाना, ये एकदम बेवकूफी पंथी वाला तरीका हो जाएगा। ठीक है ना, आपने ऐसे देखना होता है इसमें कि अगर मैं स्क्वायर करती हूँ 1 से लेकर के कहां तक, 20 तक, आप 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। 10 तक का भी कर लोगे काम चल जाएगा, लेकिन 20 तक कर लोगे
ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जब आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बेटा 4 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका 16 आता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25 आता है। और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका 36 आता है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 7 7 49। और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 8 8 64। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 0। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमने कोई भी क्या करा किसी भी संख्या का स्क्वायर करा हुआ है और उसके लास्ट में अगर 1 आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 आता ठीक है, तो 1 देखो 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में हमारा बनता है। तो हम ये कह सकते थे कि लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। समझ रहे हो ना। अगर 4 आता तो 4 देखो 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। अगर यहाँ 4 होता तो हम कह सकते थे कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो या तो 2 या फिर 8 आएगी। ऐसे आपने चेक करना होता है। अगर 9 आता तो 3 के स्क्वायर में 9 और 7 के स्क्वायर में 9 लास्ट में आता है। तो हम ये कह सकते थे कि अगर यहाँ 9 आता तो लास्ट वाली डिजिट या तो आपका 3 होगा या फिर आपका 7 होगा। ऐसे कह सकते थे, जो भी वर्गमूल हमारा निकलेगा, स्क्वायर रूट जो भी निकलेगा उसमें, ठीक है ना। अगर 6 आता तो 6 देखो 4 के स्क्वायर में बनता है और आपका 6 के स्क्वायर में बनता था। अब 4 इसमें कहीं दिया नहीं था लास्ट में, तो मैं इसलिए सिर्फ कहाँ चली गई 106 और 126 पे चली गई थी डायरेक्ट। समझ रहे ना। अगर इसमें 104 मतलब 4 भी कहीं लास्ट में दिया होता तो हम थोड़ा सा देख लेते। ओके, फिर भी हम उसी पे जाते आसपास नियर बाय, क्योंकि ये अपना होता नहीं, क्योंकि ये 10,000 के आसपास आपका आता, ये 15,000 है, तो वो 126 तक आपका जाएगा। ठीक है। अगर 5 आता लास्ट में तो ये कंडीशन है कि 5 से पहले 2 जरूर आएगा। समझ रहे हो ना। अगर किसी भी कोई भी संख्या का स्क्वायर दे रखा है और उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसके लास्ट अगर उस 5 दे रखा है तो उससे पहले 2 जरूर होना चाहिए। ये कंडीशन है 5 के स्क्वायर की। और अगर यहाँ पर 0 है तो डबल 0, मतलब कि आपका 2 0 या 4 0 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनता है आपका। देखो 100 नहीं लिखा है मैंने, 0 0 चिपका दिया है। समझ रहे हो ना। ये भी अपनी एक कलाकारी है। अगर मैं 100 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, तब ये आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ये 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होता है, फिर 6 इसमें ऐड कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 11,236 आपका आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 100 के आसपास का। आप वैसे भी कर सकते हो जो तरीका मैंने बताया है। 6 का स्क्वायर करोगे 36, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 10 का मल्टीपल 6 से करो कितना आएगा 60, 60 दूनी कितना होगा आपका 120, एक छोड़ करके 120 को यहाँ पे ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 6 3 2 1 1, तो ये 11,236 आपका 106 का स्क्वायर आ जाएगा। किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं आप इजिली। ये जो आपका 126 दे रखा है इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। देखो 126 से 6 का स्क्वायर करो 6 36, 12 का स्क्वायर करो 144 आ जाएगा। 12 छिक्के 72 और 72 दूनी कितना होगा, 72 दूनी होगा आपका 144। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 144। तो एक छोड़ करके 144 यहाँ ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 6 7 8 और ये आपका 5 और ये 15,876, 15,876 ये आपका स्क्वायर आ गया। ऐसे आप फटाफट कर सकते हैं। मैं आपको डेली समझाती रहती हूँ, इसे मैं रहने देती हूँ, हटाती रही हूँ। कुछ भी अगर आपको लगा हो कि मैंने गलत बता दिया तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मुझे अपनी गलतियां सुनने में और उन पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपको कोई आपकी गलतियां बताए ना तो उसे सीरियसली लिया करो, उसे भड़का मत करा करो। अगर आपको कोई आपकी गलतियां बता रहा है ना, इसका मतलब वो आपका भला चाह रहा है कि आप लाइफ में आगे वैसी गलतियां ना करें। समझ रहे हो ना। नॉर्मली होता क्या है, कोई हमारी गलतियां बता रहा होता है ना, हमारे अंदर बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही होती है। अच्छा, खुद को नहीं देख रहा है, मुझ में गलतियां निकाल रहा है, ऐसे बोलते हैं हम। बोलते नहीं है सामने, बट मन में ये चल रहा होता है। ऐसे नहीं बोलना है, उसको थैंक्स बोलना है कि अच्छा हुआ उसने हमें बता दिया, नेक्स्ट टाइम से हमसे ये गलती नहीं होगी। समझ रहे हो। चलिए यहाँ आते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितना है रे बाबा, 1,30,000 थी। पहले वर्ष में यह 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है। 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। तो 1,30,000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष में 10% बढ़ेगी 110% हो जाएगी, फिर दूसरे वर्ष में 30% बढ़ेगी 130% हो जाएगी। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना, बस इतना आसान क्वेश्चन है। ये 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो हमें उड़ा देने हैं। साथ में 13 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। 196 और इंटू का 11 करो, इंटू का 0 0 100 कर लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 15 के 5
कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 7 और 1 8 और ये आपका और डबल जीरो और चिपकाना है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा 18 59 00। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल सबको पता होगा, नहीं पता है तो ऐसे देख लो। जैसे कि हमने 169 इंटू 11 करा था, तो इसमें 11 के मल्टीपल में क्या होता है, जैसे लास्ट वाली संख्या इसे लिखो, फिर इस वाली संख्या को इसके साथ ऐड करो, इसके साथ कितना आ जाएगा 15 के 5, कैरी लेंगे कितना आएगा 1। अब एक जो कैरी आया इसमें ऐड करना है, 6 और 1 7, 7 और 1 कैरी था 8। अब कुछ नहीं बचा, पहला वाला बचा तो इसे ही लिख दो, केवल इसको लिख दो 1। ये आपका 1859 कहते हैं ना इसको, 59 कहते हैं इसको, तो इसको आप 1859 पढ़ लेना। ठीक है, चलिए 1859। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, जैसे कि 59 हो गया, 69 हो गया, 79 हो गया, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले हिंदी पढ़ी होती है, अभी हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते होते हैं, तो ये 59 69 79 इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर आते हैं, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा वितरित ऋण को दर्शाती है। 1994 से 1995 तक सभी बैंकों के ऋण वितरण में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, ये हमसे कहा जा रहा है। 1994 से पेन आ जाओ भाई, 1994 से 1995 तक सभी बैंकों के ऋण वितरण में, ठीक है, तो 1994 से 100 सभी बैंकों का 120 है और 5 तक 126 है। वृद्धि कितने की हुई है बेटा, 6 की वृद्धि हुई है। तो ये जो 6 है 120 का कितना परसेंट है, यही हमसे कहा जा रहा है। तो ये 6 120 का कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 6 20 से काट दो, 20 पंजे 6 से 6 जाएगा, 5% आपका आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 5%। 5% ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लिख दू, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लिख देती हूँ, चलो ऊपर इधर कर देती हूँ, यहाँ पे ऐसे रहने देती हूँ और सॉल्व उधर कर देती हूँ। ला 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 ला, ये जो 6 है आपका 120 का कितने परसेंट है, यही हमसे पूछा है, तो ये आपका 5% आ जाएगा और 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ना जाओ छोड़ के। इधर आ जाओ, दिया गया है कि 2 की पावर 0.83 बराबर x है और 2 की पावर 0.09 बराबर y है और z की x की पावर z बराबर y की पावर 5 है, तो z का अनुमानित मान क्या होगा। वाह 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 वाह, इधर आते हैं, देखो 2 की पावर ऊपर से लेते हैं थोड़ा, 2 की पावर 0.83 है और यहाँ x की पावर z बराबर बाई क्यू है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पावर करके लिखती हूँ 0.83। ओके, इसकी जो पावर है इसकी हमने क्या कर दिया है z, तो यहाँ z कर देते हैं, कर सकते हैं ना, बराबर कितना आ जाएगा 2 की पावर 0.09 और यहाँ बाई की पावर कितना कर दिया हमने 5, तो इसकी पावर हम कितना कर देते हैं 5 करना है रे बाबा, 4 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, हमें करना है। अच्छा, पूरा ब्रैकेट में बंद करके पूरा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिखती हूँ मैं, लिखने का तरीका मेरा गलत जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो चीजें ठीक नहीं कहलाएंगी। ये पूरा आपका x हो गया और x की पावर z मतलब ये z, ये पूरा आपका बाई हो गया 0.09 और ये पूरा बाई हो गया और बाई की पावर 5। अभी ठीक है, ये तरीका लिखने का एकदम मस्त वाला। अब देखो z करोगे यहाँ पर तो 2 0.83 की ऐसे मल्टीपल हो जाएगा, पावर में z आ जाएगी, बराबर इधर करोगे तो 2 की पावर 0 और 9 पंजे 45 4 45। ठीक है, अब देखो बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ भी बेस दो और यहाँ भी बेस दो, तो बेस को बेस से उड़ा दो। अब हमारे पास क्या बचा 0.83z बराबर 0.45, यहाँ से हमारा z बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा और ये 45/83 हमारा आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे और z बराबर 45/83। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 लगा लो और यहाँ 0 लगा लो, इधर पॉइंट। ठीक है, तो 8 5 40, पहले तो ये 5 बार जाएगा, ऑप्शन में एक ही जगह 5 दे रखा है, मतलब कि 0.54 ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान से हमें देखते रहना है और अपना आंसर जल्दी से टिक करके आगे भाग जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, 8 5 40, ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सॉल्व करा, ऑप्शन को ध्यान में रखा।
14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 6.25% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बाप रे, ऐसे कौन देता है? तो ये 14 फरवरी से लेकर के आपका 28 अप्रैल तक, पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, दिन देखने पड़ेंगे कि कितने हो रहे हैं। ठीक है, अप्रैल ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। दिन देखने पड़ेंगे हमें कितने हो रहे हैं। तो देखो ये है अपना नॉर्मल साल, लीप ईयर तो है नहीं है, तो फरवरी आपकी 28 की रहेगी। अब क्योंकि 14 फरवरी से है तो 14 फरवरी भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो 14 फरवरी के बाद कितने दिन बनेंगे, 8 और 6 14 और 1 15। ठीक है, तो फरवरी में जो आपका टाइम आएगा फरवरी में वो आएगा 15 दिन का। ठीक है, 15 डेज यहाँ पे रहेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मार्च, और मार्च में आपका 31 डेज आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, डेज कर लो बाबा। और फिर आपका आ जाएगा अप्रैल, और अप्रैल में आपका सिर्फ 28 अप्रैल तक आपको जाना है, तो 28 डेज आपके यहाँ जाएंगे। तो टोटल जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 50 और 1 60, 60 और ये 69 और आपका ये आपका 74 आ जाएगा। ठीक है ना, 74 डेज का टोटल टाइम आपका आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछिए, साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल हमारे पास 2,000 रुपए है। ये जो आपका एसआई होता है साधारण ब्याज बराबर PRT बट्टे 100 आपका होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरे पास होता है कितना है, 2,000 रुपए। लिख जाओ बेटा, 2,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% है। इसकी भी वैल्यू लिख लो, 6.25% बराबर कितना होता है, ये होता है आपका 1/16। कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 1/16 होता है। 12.5% बराबर 1/8, 12.5% का ये आधा है, तो 1/16, 1/8 का भी आधा 1/16 हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 1/16 आ जाएगी। और टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका 74 डेज का। साल में आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि प्रतिवर्ष की बात हो रही है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ब्याज कितना होगा। तो अब देखो नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन का साल होगा, तो डेज को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग कर दो, बस इसे सॉल्व करना है। अब देखो आंसर जो आएगा पॉइंट पॉइंट में आएगा, तो लगभग तक हम निकाल सकते हैं, लगभग। तो लगभग तक निकालने के लिए अब देखो ये 74 है, अगर ये 73 होता तो ये 365 आराम से कट जाता। तो मैं इसे 73 ही मान लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए दिमाग में, ठीक है ना, ये जल्दी कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। तो 73 से 7 पन्ना 35 से 5 15, ये पूरा हमारा 5 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। अब देखो 16 पंजू 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80, और 80 से इसे काट सकते हैं हम, कितने बार चला जाएगा, इसे 80 लिख लो, चलो यस 80 लिख लिया मैंने, 16 पंजू 80, फिर 20 से काट लो, ऐसे नहीं काट पा रहे तो 20 से काट लो या 40 से काट लो। 40 से काटोगे तो यह 2 बार चला जाएगा, और 40 से काटोगे तो आपका 5 बार चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 25 बार चला जाएगा, तो ये आपका 25 ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 25 रुपए का क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर आप ऐसे नहीं काटना चाह रहे हैं तो इससे काटो, पहले ऐसे कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, काटना है लेकिन इसको 25 पॉइंट कुछ कुछ में हमारी चीजें आएंगी, लेकिन हमारा आंसर पॉइंट पॉइंट में नहीं दिया हुआ है हमें। हमारा 25 एग्जैक्ट हमें से वैल्यू पूछी, इसमें कुछ नहीं कह रखा है, तो हमें एग्जैक्ट तक ही निकालना है। हमने 74 को 73 मान लिया, एक अगर ज्यादा कम है तो उसे मान लिया करो ऐसे, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है वहां से। चलिए, 6 अंकों की संख्या 348510 में कौन सी सबसे छोटी एक अंक की संख्या जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कल भी आपको ये समझाया था कि आपको ये रटा होना चाहिए 11 का, ठीक है ना। इधर हम लिख लेते हैं पहले संख्या 348510। तो ये संख्या मुझे डिवाइड करनी है किससे बेटा, 11 से, ठीक है ना। 11 से अगर हमें डिवाइड करनी है ये संख्या, तो 11 से डिवाइड कब होगी संख्या, जब इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम, या तो सम करने के बाद जो हम अंतर लेंगे डिफरेंस, ठीक है, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो पहले ऑड प्लेस 3 8 और 1 आ जाएगा, इवन प्लेस आपका 4 5 और 0 आ जाएगा। इधर आप ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 आ जाएगा, और इधर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका
इधर आपका 450 आपका 9 आ जाएगा। ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम का अंतर या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो यहां से 12 अंतर माइनस का 9 बराबर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। तो मैं 0 ले लेती हूं, ठीक है ना। तो ये 12 माइनस का 9 बराबर मुझे 0 बनाना है, 0। तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं कि ये 0 बन जाए? तो आप कहेंगे 3 ऐड कर दूं। तो 12 में से 12 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसे मत कर देना कि 12 बराबर आपका 9 आ गया। ऐसे नहीं करना रे बाबा, ठीक है ना। आपको अंतर 0 बनाने का है, ठीक है ना। या से 12 में से 9 जाएगा तो 0 नहीं बनेगा। हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। 0 यहाँ आना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 और ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 12 माइनस का 12 बराबर 0। समझ गए? चलिए। क्या क्या समझाना पड़ता है हमको। चल मैं लिखा रहने देती हूँ, हटाती नहीं हूँ, क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इतना वाहियात क्वेश्चन हमने अपने जीवन में नहीं देखा जी। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, बताओ ऐसे कौन करता है? तो ये आपका 11 से जाएगा 3 बार और 3 त्रिका 9 माइनस का 4 तिया 12 बराबर माइनस का 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 3 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चंस 2024 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपको एक एक क्वेश्चन रट डालना है, समझ रहे हो ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए जो आपसे सॉल्व ना हो। अगर ऐसा हुआ कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अपने सिलेक्शन के नजदीक नहीं है अभी, ठीक है। मेरी बातों को सीरियस ले लिया करो। अतुल 173 कुर्सियां बेचता है और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 173 कुर्सियों बेचता है, मतलब 173 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर 173 कुर्सियां खरीदी भी होंगी उसने तभी बेची होंगी। तो 173 कुर्सियों का सीपी और लाभ हो रहा है उसको 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। तो 73 कुर्सियों का विक्रय मूल्य हम इसमें ऐड कर देंगे 73 कुर्सियों का एसपी। मैंने आपको ये समझाया था, फिर से समझा रही हूँ कि जो हमारा एसपी होता है, अगर हम वस्तु को प्रॉफिट पे बेचते हैं तो सीपी प्लस का प्रॉफिट होता है और अगर हम वस्तु को लॉस पे बेचते हैं तो सीपी माइनस का लॉस होता है, एसपी बराबर। यहां से मैं सीपी की बात करूं तो सीपी कितना आ जाएगा? एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर सीपी बराबर कितना आ जाएगा? एसपी प्लस का आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये आपको 2-3 पॉइंट है जो पता होने चाहिए। अब यहां से मैं ये जो एसपी 73 वस्तुओं का एसपी प्लस का है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 173 में से 73 जाएगा तो 100 वस्तुओं का एसपी बराबर 173 वस्तुओं का सीपी हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज में लाभ हमसे पूछा है तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा 100 बट्टे 173। कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीद कर 173 रुपए में बेच दी है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 73 का। किस पर हुआ? 100 पर हुआ। तो यही आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा 73% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 73% ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो साधारण भिन्न में अगर हम इसे व्यक्त करते हैं, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया था, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हमको 9 लिखने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है हमें 0 लिखना है उतना, ठीक है ना। अब देखो ये है हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे? 14। पूरी संख्या लिखो, बट्टे में एक संख्या के ऊपर बार है तो बार है तो पहले हमें 9 लिखना है। ऐसे नहीं है पहले मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा फिर मैं 9 लिखूंगा, ऐसे नहीं। पहले हम बार वाली संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिख ली। अब जिस संख्या को बार है उतने हम सबसे पहले 9 लिखेंगे, तो 9। अब इसके ऊपर बार नहीं है तो ये 0, ठीक है ना। लेकिन अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, 14 हमने लिखा, अब एक के ऊपर बार नहीं है तो एक हमें इसमें से माइनस भी करना है बाबा, ठीक है। एक हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब इस पे आते हैं, प्लस का साइन तो प्लस का। अब यहाँ भी एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार है, तो पहले पूरा 23 लिखो, 23 बट्टे में कितना आ जाएगा? 9, 0 आ जाएगा। अब देखो 2 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 2 करो यहाँ पर, और अब ये प्लस का 2 है इधर तो प्लस का 2 करो, बस
इसे सॉल्व करना है। अब देखो 90 क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर यहाँ कितना बचेगा 13 और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 21, प्लस का कितना आ जाएगा 2, बराबर कितना आ जाएगा 2 सही और ये आपका 30 और 34, ठीक है ना। तो 2 सही 34/90 ये आपका आंसर होगा, है क्या। 2 सही 34/90 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होगा क्यों नहीं, जब क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा आंसर भी होना चाहिए। ये आपका आंसर होगा, बस बात खत्म, पैसा हजम। चलिए, पैसा हजम नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक आदमी एक वस्तु को पहले उसके अंकित मूल्य पर D% छूट देकर और फिर समान अंकित मूल्य रुपए में एक और छूट नाम मात्र मूल्य, मतलब कि रुपए में छूट देकर के 630 रुपए में बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है तो डी का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया है, एक बार और अच्छे से समझो। हमसे कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य जो है 700 रुपए है, तो छूट देकर के बेचा गया है तो अंकित मूल्य पर छूट दी गई होगी। पहले D% की छूट दी गई है तो ये जो 700 है अपने आप में 100% होगा। अब 100% होगा, D% की क्या करिए छूट दी है, तो 100 में से क्या करेंगे हम D% माइनस कर देंगे तो इतना बचा होगा ये, ठीक है ना। कितना बचा होगा 100 माइनस का D% बचा होगा। अब इसके बाद D% की जितने रुपए में छूट आएगी उतने रुपए में छूट दी गई है, मतलब कि इसके बाद माइनस का 700 का D% रुपए में छूट दी गई है, ठीक है। ये हमसे कहा जा रहा है और ये करने के बाद इसे 630 रुपए में बेच दिया गया है बाबा। ओके, अब यहां से आप ये 00 से 00 ये वाला उड़ा दो, ये 00 से 00 ये वाला उड़ा दो, यहाँ से 700 माइनस का 70 और माइनस का 70, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 700 माइनस का 14D बराबर कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। ये 700 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14D बराबर माइनस का 70, यहाँ से माइनस उड़ाओ तो ये D बराबर कितना आ जाएगा 14 पंजू 70, मतलब कि 5% आपका डिस्काउंट जो है दिया गया है। 5% ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे बेहतर तरीका इस क्वेश्चन को समझाने का नहीं हो सकता है। सॉल्व तो अगर आपको चीजें आती है तो कैसे भी कर सकते हैं, पर समझाने का तरीका ये सबसे बेहतर है। चलिए, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। किसी संख्या का 20% x का 20% बराबर 530 के 20% से कितना अधिक है 180 अधिक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब यहां से आप 100 से 100 मत उड़ा देना क्योंकि यहाँ 180 भी है, ऐसी गलती आप मत करना। तो पहले इसे सॉल्व करो, ये जो 100 है यहाँ से 0 उड़ा दो। अब ये कितना आ जाएगा 100 और 3 दूनी 6, 106, 106 आप इसमें ऐड करोगे तो 6 8 और 2 286 ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 286, इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ 286 लिख सकती हूँ, ठीक है बाबा, ये लिख सकते हैं। अब हमसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से इसको 5 20 500 और यहाँ से x बराबर 286 इंटू का 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 और 8 5 40 1400 और 56 30 1430, 1430 है भाई 1430, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1430 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे कर लिया करो, मैंने कहा 2 5 10 1000 8 5 40 तो आपका 400 और हो गया तो आपका 1400 और 56 30 1430, बस बात खत्म। चलो, 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 63 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 96.60 किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो। देखो, इसको हम करेंगे एलिगेशन से। एक क्वेश्चन है ना, एलिगेशन से करा करो, ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो, अगर हम मिश्रण को 96.60 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है। कितने का हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए मिश्रण की, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपका 96 है बाबा, 90 क्यों बोल रहे हैं बार बार, इसका मुझे 100% चाहिए, ठीक है। ये 115% की वैल्यू है। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं हम, यहां से ये कर सकते हैं 5 से काटो 20 बार जाएगा, 5 से काटो 23 बार जाएगा। अब इस 23 से इसको हम काट सकते हैं, कितने बार काट सकते हैं, यहां से इसको काटो 23 चौका 92 और 23 दूनी 46, ठीक है ना। 23 दूनी 46 जीरो और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से क्या होगा आपका 0 से 0 1 हट जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 4 और ये 84 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 84 आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, देखो ऐसे कर लो, अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि पॉइंट हट रहा है कि नहीं हट रहा है, क्या कर दिया मैम ने, तो ऐसे कर लो। देखो, पॉइंट वाली संख्या है ना थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है, तो मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर देती हूँ।
ये 15% मतलब 115% की मूल्य है, मुझे 100 मतलब मेरे को 100% वैल्यू चाहिए इसकी। ये वाला पॉइंट हटा दो और ये 100 उड़ा दो, ठीक है। अभी खुश हैं आप, एकदम खुश हैं। अब इसको काट सकते हैं, 5 से काटो, 5 दूनी 5 दिया, फिर से 5 से काटो, 5 एकन 5, 4 बचेगा, 5 निम 45, 1 बचेगा, 5 दिया 15 और फिर 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब 23 से इसको काट दो, ऐसे करोगे तो गड़बड़ा जाएगी मामला। पहले तो ये 8 बार जाएगा, ठीक है। पहले कितने बार जाएगा, 2 8 16 और फिर इसके बाद 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। अभी आपका 84 आ जाएगा। अभी ठीक है, पहले भी ठीक ही था, अभी भी ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो 70 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल हैं कुछ, और कुछ चावल जो है 63 किलोग्राम चावल 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं, ठीक है ना। 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में एक्स मान लेती हूँ और 90 रुपए प्रति किलोग्राम चावल हमें दे रखे हैं 63 केजी, और इन दोनों को मिला करके हमने मिश्रण को 84 रुपए प्रति केजी में बेच दिया है। जो एवरेज वैल्यू है वो हमें बीच में रखनी है, ठीक है ना। अब हम इस पे लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे, 90 में से 84 जाएगा तो 6 बचेगा, 84 में से 70 जाएगा तो आपके पास 14 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 2 तिया और इसे सॉल्व करेंगे 2 सत्ते, 3:7 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। अब इस 7 की वैल्यू हमें ये दे रखी है 63 केजी, तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 निम 63, 9 तिया 27, 27 केजी ये आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। 27 केजी आंसर आ जाएगा। हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को मिलाया जाए, ठीक है। तो 27 किलोग्राम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एलिगेशन से सॉल्व करना है। चलिए, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 8 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, सम करो 8 इंटू का 20, इसमें से माइनस कर दो पहले 5 संख्याओं का, तो 5 इंटू का 12 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 संख्याएं, तो 3 संख्याओं से भाग कर दो। 3 से भाग करोगे 8 दूनी 16 और 12 पर 60, 100/3 बनेगा। 100/3 का मतलब क्या होगा बेटा, ये होगा आपका 33.33, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सारे हैं, आजकल एग्जामिनर के पास कुछ बचा नहीं है तो वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दे रहे हैं, पॉइंट पॉइंट वाला बना दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा है, ये वाला क्वेश्चंस ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने अभी तक अपनी क्लास में या प्रीवियस ईयर में नहीं कराया है। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा है, बस संख्याएं देखो चेंज हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। इसलिए क्लास को अच्छे से देखना है, पीवाई की सीरीज को अच्छे से देखना है। मैं गारंटी दे रही हूँ, एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए ना तो आप मेरे पास ले आना उसे। सुनैना और रीमा एक व्यापार में 3:8 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 3,927 है तो सुनैना और रीमा के लाभ रुपए में अंतर कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो कुल लाभ जो है वो कितना है, 3,927 रुपए का है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है थोड़ी देर पहले ही कि जितना हम पैसा लगाते हैं, जिस रेशियो में पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को भी बांटते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने पैसा लगाया है 3:8 के अनुपात में। कौन कौन है, सुनैना है और रीमा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सुनैना, ये आपके सुनैना जी हैं और ये आपके रीमा जी हैं, ठीक है ना। अब देखो इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है, इसी अनुपात में इनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ 8 और 3 11 की वैल्यू हमें 3927 दे रखी है। तो अंतर हमसे पूछा है, अंतर कितना आ जाएगा इनका, 5 का आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 11 तिया 33 के बाद यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। 11 पन्ना 55 के बाद 7, 11 7 77। तो इधर भी कितना हो जाएगा, ये इधर भी हो जाएगा ये 357 और 7 पन्ना 35, सभी में दे रखा है 5 लास्ट में। 5 तिया 15, 1500 तो आएगा, 55 25 1750 और 7 पन्ना 35, तो ये 1785, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1785 दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 बॉक्स का औसत वजन 14 किलोग्राम है और पहले बक्से का वजन बाकी बॉक्स का 5वां हिस्सा है। पहले बक्से का वजन कितना होगा। अब देखो पहला बक्सा मैंने मान लिया, पहला दूसरा करके ही लिख लेती हूँ, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट वाला बक्सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा,
ये थर्ड वाला हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा और ये फिफ्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, 5 बक्से, हमको 6 बक्से दे बाबा, 6 बक्से, 6 बक्से। अब देखो 6 बक्से तो मैं बना दे रही हूँ, ज्यादा होते तो बनाते नहीं, फिर पागलपंती वाला हिसाब हो जाता। तो हमसे कहा जा रहा है कि 6 बक्सों का जो औसत वजन है वो कितना है, 14 केजी है। तो टोटल वजन कितना आ जाएगा, टोटल वजन 14 इंटू 6 आ जाएगा। पहले बक्से का वजन, पहले बक्से का वजन, बाकी बॉक्स का 5वां हिस्सा है, बाकी बॉक्स ये बचे, बाकी बॉक्स हमारे पास ये बचे। ठीक है, इनका कितना है, 5वां हिस्सा, मतलब 1/5 है पहले बक्से का वजन। ये है कहने का मतलब, समझ पा रहे हैं? तो टोटल जो हमारे पास 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स, इनका वजन कितना है मेरे पास में, इनका टोटल जो वजन आएगा वो आ जाएगा 14 इंटू का 6, 14 पंजू 70 और 14 6 का 84। ठीक है, ये आ जाएगा 84 केजी। अब टोटल वजन हमारे पास ये है, मैं पहले बक्से का वजन x केजी मान लूं, पहले बक्से का वजन अगर मैं x केजी मान लूं तो बाकी बक्सों का वजन कितना आ जाएगा, 84 माइनस के x केजी आ जाएगा इनका। ठीक है ना, ये जो सभी बक्से बचे हैं इनका वजन 84 माइनस के x केजी आ जाएगा। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि 84 माइनस के x केजी का 1/5 बराबर x है ये वाला। ओके, अब यहां से ये 5 इधर जाएगा, 5x, x जाएगा तो 6x, 6x बराबर 84, तो यहां से x बराबर 6 × 6 और कितना बचेगा, 2 6 चौक 24, 14 आपका आ जाएगा। x की वैल्यू हमसे पूछी है तो 14 केजी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बक्से का वजन कितना है, पहले बक्से का वजन हमने x माना था, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये तो मैंने समझाने के लिए पागलपंती वाला तरीका आपको बता दिया है, ऐसे आपने नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ऐसे करना है, यहीं से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यही आपने एक्स बैक्स जो भी मानना है इसको मान लेना है, बाद बाकी 84 माइनस के एक्स, फिर इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ, समझ रहे हो, इतना सा क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करना है आपने। बट ये समझाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है नए नए जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि मैम अगर हमने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तब भी हमारा इसमें से ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तब भी इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस शर्ते आपको एक एक क्वेश्चन इस सीरीज का समझना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। अगर आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है फिर भी इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ आपको। कोई नहीं बोलता इतनी बात, इतनी बड़ी बात, बट मैं बोल रही हूँ, देखो क्योंकि मैं काम कर रही हूँ इस पर इतना ज्यादा। यहाँ आते हैं, एक लड़के ने 15 टॉफी 3 रुपए के दर से कुछ टॉफी खरीदी और 2 रुपए के दर से 3 टॉफी बेचा, तो लाभ या हानि क्या होगा। अब देखो 3 रुपए की दर से 15 टॉफियां क्या करा है, खरीदी गई है। ठीक है, 3 रुपए की दर से 15 टॉफियां, 3 रुपए में 15 टॉफियां खरीदी गई हैं और 2 रुपए में 3 टॉफी जो है बेची गई है। तो हम लाभ या हानि तब तक नहीं बता सकते जब तक क्वांटिटी हमारी इक्वल ना हो जाए, जितना हमने खरीदा है उतना ही हम बेचेंगे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। ठीक है, तो 15 खरीदी है और 3 बेची है तो हमें 15 ही बेचनी पड़ेंगी। तो 15 बनाने के लिए हम यहाँ 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा, अब हमारे पास 15। अब हम कह सकते हैं कि 15 खरीदी थी और 15 ही हमने क्या है बेची है। अब 15 हमने 3 रुपए में खरीदी थी और 10 रुपए में हमने बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 7 का। तो ये 7 का प्रॉफिट हुआ है, ये किस पर हुआ है, 3 पर। तो 7 जो है 3 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 700/3। 700/3 का मतलब क्या होगा आपका, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका और 3 त्रिका और 233 सही 1/3% का ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, गेन मतलब कि। ठीक है ना, तो गेन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। यदि सचिन गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है तो सचिन को दोनों विषयों को मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यह मानते हुए कि दोनों विषयों में अधिकतम अंक समान हैं। 2 विषय है, मान लो ए और बी 2 विषय है। ठीक है, अधिकतम अंक समान है, मतलब इसमें भी 100 अंक है और इसमें भी 100 अंक है। 100 हमने मान लिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। अब 100 में से इसको गणित और विज्ञान है तो गणित और विज्ञान लिखती हूँ, ए और बी क्यों मानती हूँ, गणित और विज्ञान ही लिखती हूँ। ठीक है ना, ये आपका मैथ है और ये आपका क्या है, साइंस है। ठीक है ना, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका साइंस है।
तो मैथ में भी अधिकतम 100 अंक है और साइंस में भी अधिकतम आपका 100 अंक है। तो इस 100 में से इसको यहाँ पर मिले हैं 70% और इस 100 में से यहाँ पर इसको मिले हैं 60%। तो 100 का 70% 70 ही आ जाएगा, 100 का 60% 60 ही आ जाएगा। टोटल जो मार्क्स है वो कितने आ जाएंगे, 130 आ जाएंगे। यहाँ टोटल मार्क कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। अब 200 में आपको 130 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ये 130 जो है 200 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से 00 से 00 काटो और 2 से काटोगे तो ये आपका 65%, ये आपका आंसर आ जाएगा। 65% ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग से हवा हवा हुआ तो अपने दिमाग में जोर से एक घूसा मारना, ठीक है? ये सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मजाक से बाहर। ए बी से दुगना 10 है और दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। ए और बी ये सब क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। ए बी से दुगना 10 है, मतलब इनकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो वो इफिशियंसी का रेशियो क्या है, बी की इफिशियंसी 2 है तो ए की इफिशियंसी 1 है। दुगना 10 है, ए बी से दुगना 10 है, मतलब कि ए अगर ए की इफिशियंसी, ए की काम करने की ताकत 2 है तो बी के काम करने की ताकत 1 है, ऐसा समझो, ठीक है ना? तो मिलकर के काम को 20 दिन में कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू का टाइम, ठीक है ना? तो इनके टोटल यहाँ से हमारा जो टोटल वर्क आएगा, ठीक है, टोटल वर्क हमारा जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, ये होता है आपका इफिशियंसी इनटू का टाइम, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ से जो आपका टोटल वर्क आएगा, टोटल इफिशियंसी आपकी 3, टोटल वर्क टोटल दिन का टाइम आपका कितना है, 20 दिन है, तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ओके, अब टोटल वर्क 60 है तो ए को काम कितने दिन में पूरा कर लेगा, ए ये हमसे कहा जा रहा है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, टोटल वर्क कितना हमारे पास 60, तो ए को टाइम कितना लगेगा, 60/2 मतलब कि 30 दिन का। 30 दिन में ए जो है पूरा काम खत्म कर देगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 30 दिन। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, तो मैं यहां से ये भी कह सकती हूँ कि टाइम अगर मुझे चाहिए तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा टोटल वर्क बराबर क्या, इफिशियंसी। ये भी तो कह सकती हूँ ना बाबा, इफिशियंसी, ठीक है ना? तो मैंने वही लगा यहाँ पर, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी 30 दिन। अभी समझ गए? रटने नहीं है, थोड़ा समझा करो चीजों को। देखो, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है? अब देखो, ये हमारे पास बॉयज हैं और हमारे पास क्या है बेटा, गर्ल्स है। हमारे पास बॉयज है और गर्ल्स हैं और हमसे कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 7 गुनी है। मतलब लड़के अगर 1 हैं तो लड़कियां कितनी है, 7 हैं। लड़कों की संख्या का 7 गुनी है, लड़के 1 तो लड़कियां 7। तो टोटल अगर मैं इनको मिला दूं तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इनकी संख्या का प्रतिनिधित्व कौन सी संख्या नहीं कर सकती है, जो 8 का मल्टीपल नहीं होगी, क्योंकि लड़के लड़कियां आधा पौना नौना पौना तो नहीं हो सकते ना, पॉइंट में नहीं हो सकते, वो पूरा 1 ही होंगे। तो जो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी वही संख्या इनके प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, तो वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 52 जो है 8 से नहीं कटेगा, ये जो 72 है ये भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, ये हो सकती है, ठीक है ना? नहीं हो सकती है तो 52, क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं है। चलिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो, पूर्णतः विभाज्य हो तो इनसे कोई संख्या कब विभाज्य होगी बेटा, पूर्णतः जो इनका एलसीएम होगी तभी तो विभाज्य होगी। तो यहां से 7 और 14 और 28 और 35 और 42 का मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो देखो, सभी में 7 7 आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 42 ले लो, ठीक है? 7 से कटती है 42, 7 से कटती है तो 7 गया आपका। 14 से 42 कटता है, 14 तिया 42 तो 14 गया आपका। 28 से 42 कटता है क्या, नहीं करता है। 14 दूनी 28 होता है, 14 से संख्या करते हैं तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना? ये इसके लिए 2 आ गया, ये गया आपका, ठीक है? 35 से करता है क्या 42, नहीं करता। 7 पन्ना 35 करता है, 7 इसमें आ गया, 5 और बचा है तो यहाँ से 5 ले लो, ये गया आपका। अब 42 से 42 करता है तो बस ये आपका आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 420, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, 420 ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ये संख्या इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगी।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए। लकड़ी के 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। अधिकतम संभावित लंबाई क्या है जिससे इन्हें पूरी तरह से मापा जा सकता है? जिससे इन्हें पूरी तरह से मापा जा सकता है, हमें क्या चाहिए? HCF। एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो 48 और 56 और 72, ठीक है, मीटर के हैं लकड़ी के टुकड़े, और एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे इन्हें पूरी तरह से मापा जा सकता है। तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा इनका HCF। HCF से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? वो हमें देखना पड़ेगा कि ये सभी संख्याएं किस संख्या से डिवाइड हो रही हैं। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो 1100 तो डिवाइड नहीं हो रही है, 9 से डिवाइड नहीं हो, 9 से 72 डिवाइड होगा, बाकी का डिवाइड नहीं होगा, तो 9 चला गया। 8 से 8 छिक्के 48, 8 7 56 और 8 9 72, सभी डिवाइड हो रही है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो आपका 48 है, 48, ठीक है ना, 48 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको हटा देती हूँ पहले में, ठीक है। 48 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू का 2 इंटू का 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ऐसे लिख सकते हैं किसको? ये कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 56 को, 56 होता है 7 8 56, तो 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 7 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 56 आपका आ जाएगा। ये जो 72 है ये क्या है आपका? 9 8 72, तो 2 इंटू का 2 इंटू का 2 और 9 8 72 है, तो 3 इंटू का 3 बराबर आपका 72 आ जाएगा। तो HCF क्या होता है? HCF होता है वो संख्या जो सभी में कॉमन हो। सभी में कॉमन क्या क्या है आपका? ये वाला 2 2 है, तो यहां से HCF हम लिखेंगे, कितना आ जाएगा? ये वाला 2 आ जाएगा। फिर ये वाला 2 2 है, तो ये वाला 2 आ जाएगा। फिर ये वाला 2 2 है, तो ये वाला 2 आ जाएगा। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं लेने का है बाबा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। 8 आपका HCF होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, देखो। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उनका लासापा कितना होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनमें दो संख्याएं हैं तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल ही होगा। और एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम क्या होगा बेटा? संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। तो गुणनफल इनका 119 है। पहले मैं आंसर लगा देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी दो को प्राइम संख्याएं, ठीक है, दो को प्राइम संख्याएं, को प्राइम मतलब के सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, दो को प्राइम संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? उनका प्रोडक्ट ही होता है, मतलब उनका गुणनफल ही होता है। और उनका जो HCF होता है वो क्या होता है? 1 होता है हमेशा, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये आप लिख लो, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर दो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दो या फिर ऐसी संख्याएं, ऐसी भी दो या कितनी हो सकती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर ना हो, ये आप याद रखेंगे। को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो आपका 119 है, ये क्या है बेटा? ये है आपका 17 7 119, 17 इंटू 7। अब देखो 17 और 7 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, तो यहां से मैं दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है ना। 17 7 आपका 119 होता है, 7 7 49, 4 कर लेंगे, 7 और 4 11। अब देखो ऐसी संख्याएं मैं लेती हूँ जो आपकी प्राइम नंबर नहीं है और फिर भी वो को प्राइम बनेंगी। जैसे कि मैंने ले लिया आपका 4 तिया 12, एक संख्या में ले लेती हूँ, और इसके साथ में ले लेती हूँ 5। 5 का मल्टीपल किससे कर लूं? एक संख्या ऐसी चाहिए मेरे को जो को प्राइम बन जाए संख्याएं, ठीक है ना।
बनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 25, ठीक है ना, एक संख्या मैंने ले ली 25 और एक संख्या मैंने ले ली 12, ऐसे बना सकते हैं। एक संख्या 25 और एक संख्या 12, दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। 25 5 का मल्टीपल है, 12 जो है 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 6 से भी कटती है या नहीं करती है। लेकिन ये दोनों संख्याएं ही हमारी कोप्राइम संख्याएं हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमारी 5 × 5 है और ये 2 3 4 सबसे करती है, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है ना, 2 × 3 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 × 3 है, ठीक है। तो आप इसका फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं है। ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, कोप्राइम संख्याएं होंगी। इनका जो एलसीएम होगा वो इनका गुणनफल होगा, प्रोडक्ट बोले तो इनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल, ठीक है ना, इनका गुणनफल। और एचसीएफ हमेशा इनका 1 होगा, क्योंकि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका एचसीएफ 1 होता है। चलिए, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है तो हमसे कहा जा रहा है sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा कितना होगा। तो cos थीटा और प्लस का sec थीटा बराबर हमें 2 दे रखा है। तो cos थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू रखो, तो थीटा जो है cos थीटा 0 डिग्री पर 1 होता है। तो मैं यहां से cos 0 डिग्री और sec भी 0 डिग्री 1 होता है, क्योंकि sec जो है cos का उल्टा होता है। तो sec 0 डिग्री भी 1 होता है। तो ये आपका 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहां लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, cos 0 डिग्री बराबर sec 0 डिग्री बराबर 1 आपका होता है, ठीक है ना। cos 0 डिग्री बराबर sec 0 डिग्री बराबर 1 आता है आपका, तो 1 + 1 बराबर 2 आता है। तो यहां से जो आपका थीटा होगा, थीटा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, sin 0 डिग्री की पावर 6 कर लो, कितना भी कर लो, वो एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, 0 डिग्री प्लस का cos की पावर 6 और 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। मैं यहां लिख देती हूँ, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, 0 की पावर कितनी भी लगा लो आप, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, 0 ही रहेगा। प्लस का cos की पावर 6, 1 की पावर आप कितनी भी लगा लो 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर 6 करोगे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 + 1 बराबर 1। ओके, चलिए, ये आपको याद होनी चाहिए, टेबल पूरी की पूरी आपकी उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है 12 वर्षों में, मतलब प्रिंसिपल आपने मान लो 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए इस पर क्या मिल जा रही है, ब्याज मिल जा रही है। तो प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए मान लेती हूँ, पेन आ जाओ भी, प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए मानती हूँ तो उस पर ब्याज भी मुझे 100 रुपए मिलेगी, तब वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, 2 गुनी हो जाएगी तब। तो 100 रुपए पर मैं 12 वर्षों में 8% की दर से मेरे को ब्याज कितना मिलता है, 100 रुपए मिलता है। 100 से 100 जाएगा, यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, 100/12। 100/12 का मतलब 8 सही 1/3%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 8 सही 1/3%, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना ब्याज है उतना ही प्रिंसिपल है आपका। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम बराबर 100, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। लाला रे लाला रे लाला रे ऐसे मत करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम कितना दे रखा है आपको, 12 वर्षों का। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100/12 बराबर कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। ब्याज बराबर क्या होता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां मैं लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला भी लिख देती हूँ आपका, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं P और R% और टाइम, ये आपका, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूं तो ये जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर रह जाएगा, हमारा R% इनटू का टाइम के बराबर रह जाएगा। अरे रे, R% इनटू का टाइम के बराबर आपका रह जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान ले तो R लिख दो, केवल ऐसे लिख दो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करें आपको समझाने के लिए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको, इसलिए समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। चलिए इसे हटा दूं, समझाते रहती हूँ मैं, बीच बीच में समझ लिया करो। जो साधारण ब्याज होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के बराबर आपका होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक कस्बे की आबादी वार्षिक रूप से 10% बढ़ जाती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 6400 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो वर्तमान जनसंख्या अगर 64 है और हर वर्ष ये 10% बढ़ती है, तो एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 110%, फिर अगले वर्ष कितनी हो जाएगी 110%। बस हर वर्ष हमसे कहा एक कस्बे की आबादी वार्षिक रूप से 10% बढ़ती है, मतलब हर वर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या हमसे पूछी है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ से देखो 100 से ये डबल जीरो उड़ा दो और इस वाले 100 से ये वाला डबल जीरो उड़ा दो, फिर मेरे पास 64, इसका इससे मल्टीपल कर लो पहले, तो ये 4, 10 का 0 और 7 आ जाएगा। फिर इसका इससे कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और फिर 4 और फिर 7 और फिर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 7744 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन पधार रहा है, इसका वेलकम करो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये मैंने बना दिया एक समबाहु त्रिभुज, पहले मैं समझा देती हूँ। समबाहु त्रिभुज बोले तो सभी भुजाएं बराबर बराबर, ये आपका वर्टेक्स ए है, बी है और ये सी है। ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर बराबर, ये भी साइड ए हो जाएगी, ये भी साइड ए हो जाएगी और ये भी साइड आपकी ए हो जाएगी। सभी भुजाएं बराबर बराबर तो सभी एंगल बराबर बराबर। ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसकी जो हाइट होती है वही इसकी मीडियन होती है, वही इसका हाइट, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड, कुछ भी कह लो सब यही रहेगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी, मीडियन भी होगी, सब कुछ होगी, इसकी जो हाइट रहती है वो। तो यहाँ से अगर मुझे एरिया चाहिए, इसका एरिया बराबर रूट का 3/4 इंटू का ए स्क्वायर हो जाएगा और जो आपकी हाइट आएगी, हाइट बराबर क्या होता है HEIGHT, हाइट मतलब कि ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपका रूट का 3/2 इंटू का ए आपका होता है। ठीक है, इतनी चीज, बस 2 ही चीज आप पता कर लो। अब देखो अगर मेरे को पेरीमीटर भी पता कर लो, पेरीमीटर, अब देखो पेरीमीटर क्या रहेगा 3a आ जाएगा। यहां से चलना शुरू किया, लौट के यहीं आ गए तो 3a चला आपने, तो पेरीमीटर बोले तो परिमाप, और परिमाप कितना आ जाएगा आपका 3a। बस ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मेरे से क्या कहा जा रहा है, मेरे से ये कहा जा रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बोले तो एरिया हमसे पूछा है, तो एरिया क्या होगा रूट का 3/4 और ए स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से रूट का 3/4, तो रूट की वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी, तो रूट 1.732 इंटू का 10 का स्क्वायर करेंगे 100/4, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये आपका 43.25 मीटर स्क्वायर के लगभग आसपास आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा लेकिन हमें आंसर यही लगाना है। देखो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 जीरो हटाओ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 4 से काटो तो 4 चौक 16, उसके बाद 1, 4 तिया 12, उसके बाद 1 बचेगा, 4 तिया 12, तो 43.3, तो 43.25 मीटर स्क्वायर के समथिंग ये आपका जाएगा। तो लगभग में आप इतना से लगा सकते हैं। लगभग में हमसे पूछा है कि लगभग में ये कितना होगा, तो लगभग में मतलब कि निकटतम, ये हमसे निकटतम पूछा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और मैंने ये भी लिख दिया है, शॉर्ट में भी आपको बता दिया था इसका कि ये आएगा, लगभग में आपका इतना आएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे से आप फिर से पूछ लेना। ठीक है बाबा, चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे जाएंगे, वहां पर मेरे को सेंड करेंगे, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है ना, चलिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।